चलो ठीक हो गया। दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जितने भी डिबेट्स है, डिस्कशन है, सारे इश्यूज को समझेंगे, सारे उसके विवाद के प्रकरण को समझेंगे कि अभी ये क्यों चर्चा में था और किस वजह से ये जो विभिन्न पक्षकार है उसका डिमांड क्या है, उसके उसको इश्यूज क्या है। और अभी चूंकि ये जीएस 2 के पेपर पे पॉलिटी सेक्शन के हिसाब से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अभी प्रीलिम्स भी होने वाला है, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। मेंस भी आने वाला तो वहाँ क्वेश्चन बन सकता है। अभी चूंकि किसी के बच्चों का इंटरव्यू भी चल रहा है, तो अभी ये एक तरह से हॉट डिबेट का इशू बना हुआ है, तो ये इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको मुद्दा बनाया जा सकता है। तो पूरा डिस्कशन समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैंने एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और यूपीएससी मैंने 4 बार मेंस भी लिखा हुआ है। 2020 से मैंने मेंस लिखा था, 2021 में लिखा था, 2022 में लिखा था, 2023 में लिखा था। तो लगभग मेंस 4 बार मेंस लिखा है, तो यूपीएससी के हिसाब से देखें तो एक लंबा अनुभव है मेरा इस फील्ड में और इस अनुभव को ही अपने आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसलिए वीडियो वगैरह सब बनाता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी चर्चा में क्यों है? उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या है? अभी क्या हुआ कि जस्टिस जो ये पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में क्या हुआ था पिछले साल मई 2023 में एक कमेटी का गठन किया गया था, 5 सदस्यीय कमेटी का। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक कमिटीज बनी थी, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा गठित किया गया था। उसका टास्क क्या था? हम सिविल कोड से रिलेटेड जो भी मामले हैं, जो भी इशू पर एक तरह से सुझाव देना, सहमति बनाना और इसको उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसके क्या प्रक्रिया हो सकते हैं, उस सारे रिलेटेड इश्यूज सुझाव देना था इस कमिटीज को। ये कमिटी क्या हुआ कि 2 तारीख को 2 फरवरी को ही उसने रिपोर्ट सबमिट किया और 4 तारीख को लगभग-लगभग कैबिनेट में पर एक तरह से सहमति कैबिनेट में ड्राफ्ट जो भेजा गया था, उस पर सहमति बन गया और 4 दिन के लिए विधानसभा का सेशन बुलाया गया और 5 तारीख से वो शुरू हो गया और आज 6 तारीख है, तो आज ही इस ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया गया है। अब इस पर 2-3 दिन डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, फिर इस पर सहमति बनेगा। अगर ये उत्तराखंड में ये का जो विधेयक है वो पास हो जाता है, तो गोवा के बाद उत्तराखंड पहल दूसरा ऐसा स्टेट होगा, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा पूरी कंप्लीट तरीके से पूरी प्रक्रिया के तहत। काफ़ी बहुत बड़ा एक तरह से डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। फिर अदर स्टेट भी डिमांड करेगा कि हमारे स्टेट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी डिमांड उठेगा कि ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। एक स्टेट में क्यों? एक तरह से काफ़ी डिस्कशन डिबेट वाला इश्यू है। इसीलिए इस वीडियो में सारे पक्ष और विपक्ष के जो भी ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर अभी ड्राफ्ट पेश किया गया था, 4 तारीख को उस पर मुहर लगा दिया और 5 तारीख से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और 6 तारीख यानी आज के दिन जो मंडे है, आज के दिन ही वहाँ पर पेश किया गया है और इस पर लगातार 3 दिन तक डिबेट एंड डिस्कशन होगा। इसी 3 दिन में इसको पास भी कराना है। अगर पास हो गया, काफ़ी एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। गोवा के बाद दूसरा ऐसा स्टेट होगा उत्तराखंड, जहाँ पर सिविल कोड पूरी प्रक्रिया के तहत से लागू होगी। ये रंजना प्रकाश देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी है, उनकी अध्यक्षता में ही उत्तराखंड के सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और इन्हीं को ये टास्क दिया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू करे, उससे संबंधित सुझाव देना था इस कमेटी को। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या एक्चुअली में? वो उसका डेफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसका असली मीनिंग क्या है और संविधान में इसको लेकर क्या प्रोविज़न किया गया है, सारे इश्यू को यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझना है तो आप आसान भाषा में ऐसे देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, क्या होता है? पहले आप विवाह का हो गया, तलाक हो गया, क्या ये सब जितने भी इश्यूज़ हैं ना, वो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, व्यक्तिगत मामला होता है और जो भी सिविल इश्यूज़ सिविल मामला है एक तरह से, सिविल मामला है और इसमें क्या होता है विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार से संबंधित जो भी कानून होते हैं, वो डिफरेंट अलग-अलग रिलीजन में अलग-अलग है। जैसे हिंदू धर्म में देखें, ये हिंदू पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है। मुस्लिम धर्म में देखें, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से रेगुलेट होता है। सिख धर्म में देखें, तो सिख धर्म का पर्सनल है, उससे रेगुलेट होता है। ईसाई धर्म का अपना कानून है, उससे रेगुलेट होता है। पारसी जो समुदाय है, पारसी जो धर्म है,
पारसी धर्म के जो लोग हैं, के बीच विवाह को कैसे प्रतिबंधित किया जाए, किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाए, किस तरह से मामले को देखना है, उसके लिए भी पारसी लोगों के लिए पारसी पर्सनल लॉ है। देख रहे हैं? तो विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार से संबंधित जो भी सिविल मामले हैं, अलग-अलग धर्म का अलग-अलग कानून है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या करता है कि इससे रिलेटेड विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार से संबंधित जो भी मामले हैं, मैं सभी धर्मों में एक कानून की वकालत करता है। सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, चाहे वो पारसी हो, जितने भी रिलीजन भारत में एग्ज़िस्ट करते हैं, सभी के लिए एक समान कानून हो, एक समान कानून का प्रावधान करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड हो गया। आसान भाषा में इसको बोलेंगे कि भारत में जितने भी धर्म हैं, तो धर्म में जो व्यक्तिगत जो मामले हैं, जैसे विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, गोद हो गया, किसी को तलाक देना हो, उससे रिलेटेड जो भी कानून है, सब कानून को समाप्त करके अलग-अलग धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून को लाना यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कहलाता है, समान नागरिक संहिता कहलाता है। आसान भाषा में इसको ऐसे समझते हैं। तो अगर विवाद है कि अलग-अलग धर्मों को एक तरह से जो भी कानून है उसको हटा के एक कानून सभी धर्मों पर अप्लाई होना चाहिए। तो अलग-अलग धर्मों का अलग-अलग इश्यूज़ है, उनका अलग डिमांड है, उस पर सहमति नहीं बन रहा है। इसीलिए समय-समय पर इसको लेकर डिबेट वगैरह सब होता रहता है। देख रहे हैं? तो समान नागरिक संहिता को डेफिनेशन देखें तो ये क्या है कि पूरे देश में सभी धार्मिक समुदाय, ठीक है? सभी धार्मिक समुदायों समुदायों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों, जैसे व्यक्तिगत मामला क्या है? जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया, गोद लेने का प्रावधान हो गया, आदि के सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। एक कानून का प्रावधान करता है। समझ रहे हैं? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या हो गया? कि जितने भी रिलीजन है, सब रिलीजन में विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार से संबंधित जो भी मामले होंगे, सभी को रेगुलेट करने के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। और यूसीसी का जो प्रावधान है, वो संविधान के भाग 4 में, देख रहे हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 44 में उसको परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 44 किससे रिलेटेड है? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। उसमें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को परिभाषित भी किया गया है। और अनुच्छेद 24 का एक तरह से लैंग्वेज क्या है? अनुच्छेद 44 का लैंग्वेज देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देख रहे हैं? और एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ये राज्य का दायित्व है कि राज्य पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अब चूंकि आर्टिकल 44 में है, ये डीपीएसपी के भाग 4 में है, तो डीपीएसपी क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल होता है, नॉन इन्फोर्सेबल होता है। मतलब इसको बाध्यकारी नहीं बना सकते, तो लागू करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। और मूल अधिकार क्या होता है? जस्टिसेबल होता है, उसको लिए वो अगर उसको लागू करने के लिए कानून बना ही हुआ है। तो अंतर समझिए, दो चीजें हैं। देखिए, दो चीज है, एक है अधिकार, दूसरा चीज है आपका डीपीएसपी। तो फंडामेंटल्स का जो अधिकार है, वो आपके पार्ट 3 में, भाग 3 में है। और डीपीएसपी का प्रोविज़न किस में है? ये भाग 4 में है। लेकिन मूल अधिकार का जो प्रोविज़न है, वो जस्टिसेबल है मतलब फोर्सेबल है। फोर्सेबल भी बोलते हैं। इसका सिंपल आंसर ये हो गया कि अगर आपकी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, राज्य के खिलाफ। जो भी आपका मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और इस बेसिस पर आप केस भी चला सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। लेकिन जो डीपीएसपी है, वो क्या नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल है मतलब नॉन इन्फोर्सेबल है। यानी डीपीएसपी के उल्लंघन अगर आपका हो रहा है, तो आप डीपीएसपी के उल्लंघन के हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार के विरुद्ध कोर्ट केस नहीं कर सकते। इस संविधान में ऑलरेडी वर्णित है, इस ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको लेकर कोर्ट में केस नहीं चला जा सकता, इसके उल्लंघन पर आपका कोई भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो इसी में है यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन। और उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 44 है, 44 में इसका जिक्र है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी क्या हो गया? नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल होगा। और यदि इसको लागू करना है, तो उसके रिलेटेड कानून बनाना पड़ेगा, कड़े प्रोविजन करने होंगे, तभी आपको इसको लागू कर सकते हैं पूरे इंडिया लेवल पर। इसलिए ये डिबेट उठता रहा है, समय-समय पर ये बात उठती रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, कानून बनाया जाए। अभी उत्तराखंड सरकार ने इससे रिलेटेड विधेयक भी वहाँ पर पेश किया है। इसलिए चूँकि ये नॉन जस्टिसेबल, इसलिए कानून बनाने की बात उठती। और इसीलिए इसको डीपीएससी में जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, वहाँ पे इसको डीपीएससी में डाल दिया था, कि उस टाइम आम सहमति नहीं बन पाया था।
कानून इसको बना सके। इसलिए डीपीएसपी में डाल दिया था और आने वाले सरकारों पर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया था। जो अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, तो आप यूसीसी को एक तरह से अमली जामा पहनाएँगे, कानून बनाएँगे। ठीक है? हम पूरा यूसीसी का डेफिनेशन समझ लिए, संविधान में कहाँ उल्लेख है उसको भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा-सा हम देखते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति हुआ कैसे? देखिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड काफ़ी पुराना है और ये औपनिवेशिक काल से ही भारत में एग्ज़िस्ट करता है। हुआ क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने 1835 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उसमें अपराध, सबूत और अनुबंध के मामले में जो भी एक तरह से डिफरेंट कानून थे, सबको एक तरह से संहिताबद्ध करके एक समान कानून का प्रयास किया। देख रहे हैं, सभी भारतीय कानून को संहिताकरण किया और एक समान कानून पर और उसकी आवश्यकता पर जोर दिया। तभी से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड वहाँ पर से एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि उस टाइम सभी लोगों के लिए एक तरह से समान कानून करने का प्रयास किया गया। हालाँकि उस टाइम भी पूरी तरीके से एग्ज़िस्ट नहीं किया, उसमें भी विभिन्न धर्मों के जो मतानुयायी है, के आरोप थे, उसके प्रत्यारोप थे। ये पूरे प्रक्रिया के तहत से लागू नहीं हो पाया था। तो जो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, सिविल मामलों से संबंधित है, यूनिफ़ॉर्मिटी की बात की जाती है। अब हम थोड़ा समझेंगे कि जो सिविल मामला है, पर्सनल लॉ है, एक्चुअली में वो है क्या? देखिए, पर्सनल लॉ क्या है? तो जितने भी, चूँकि भारत क्या है, एक तरह से डाइवर्स कंट्री है, इसमें डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ एग्ज़िस्ट करता है यहाँ। वहाँ पर डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रिलिजन के लोग हैं। सभी लोगों को जो विवाह है, तलाक है, धर्म, जो गोद लेने का प्रोविज़न है, जो उत्तराधिकार लेने का प्रोविज़न है, सभी के लिए अलग-अलग कानून है। सभी धर्म के हिसाब से कानून को यहाँ तरह से डिवाइड किया गया है, तो उसी से रिलेटेड है। तो हिंदू के लिए क्या है, हिंदू धर्म से संबंधित मामले को देखना है तो हिंदू पर्सनल लॉ एक्जिस्ट करता है। मुस्लिम लोगों के संबंधित कोई भी इश्यू देखना है, वही विवाह, तलाक और गोद से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड होगा। सिख धर्म से रिलेटेड विवाह वगैरह सब है, सिख पर्सनल लॉ से रिलेटेड होगा, को रेगुलेट करेगा। ईसाई व्यक्तिगत कानून है, तो ये ईसाई रिलीजन से मामले वाले जितने भी लोग हैं, उसके विवाह कैसे होंगे, गोद कैसे लिया जाएगा, तलाक की क्या प्रक्रिया होगी, तो सबको देखने के लिए ईसाई व्यक्तिगत कानून है। उसी तरह पारसी धर्म से रिलेटेड जो भी मामला होगा, उसमें विवाह की प्रक्रिया क्या होगा, तलाक को लेकर क्या प्रोविज़न होनी चाहिए, जितने भी इश्यूज़ हैं उसको कैसे रेगुलेट करना है, तो उससे संबंधित क्या है, पारसी व्यक्तिगत कानून है। देखिए, भारत में कानून क्या है, 2 तरीके से, थोड़ा-सा इसको देखें। भारत में जो कानून है, पहला है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ। देखो, इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्रिमिनल लॉ में यूनिफ़ॉर्मिटी है, मतलब सभी लोगों के लिए एक ही कानून एग्ज़िस्ट कर रहा है, यूनिफ़ॉर्मिटी है। मतलब सभी लोगों के लिए, जैसे आपने मर्डर किया, तो मर्डर के जो भी चार्ज होंगे वो लगेगा, वो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो है मर्डर करने वाला या मुस्लिम है, कोई भी रिलीजन हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, अगर आप मर्डर है, अपराधी है, तो क्रिमिनल मामलों में आपका सज़ा एक ही कानून के नज़रिए से चलेगा। लेकिन सिविल मामलों में, जैसे विवाह है, उत्तराधिकार है, गोद है, उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है। इसीलिए इसमें एक समान यूनिफ़ॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी यूनिफ़ॉर्मिटी यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है, देख रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। जो क्रिमिनल है उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी है। एक ही कानून के ज़रिए, एक समान कानून के ज़रिए से जो क्रिमिनल इश्यूज़ है उसको देखा जाता है। लेकिन सिविल मामले हैं उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है। वहाँ पर अलग-अलग रिलीजियस बिलीफ के लिए अलग-अलग कानून है, अलग-अलग प्रोविज़न है। इसलिए वहाँ पर डिबेट बना हुआ है कि वहाँ पर सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर प्रोविज़न बनाया जाए। अब देखते हैं थोड़ा-सा हम इसके पक्ष और विपक्ष में क्या इश्यूज़ है। अभी हमने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को डिफाइन कर दिया, उसको समझ, जो डिफरेंट रिलीजन है उसके पर्सनल लॉज़ वगैरह क्या है उसको देख। अब थोड़ा देखते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो लाने की बात कही जा रही है, उसके सपोर्ट में जो डिबेट वगैरह डिस्कशन जो पॉइंट्स रखे जाते हैं, पॉइंट्स एक्चुअली में है क्या? देखिए, सबसे पहला लाभ जो बताया जा रहा है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो बोलता जाता है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो देश में राष्ट्रीय एकता कैसे? क्योंकि एक ही कानून से जो डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ के लोग हैं वो शासित होंगे। एक ही कानून के ज़रिए उसके जो रिलीजियस इश्यू है वो प्रबंधित हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद रिलेटेड जो भी कानून है सब एक ही जैसा कानून होगा। तो एक ही कानून होगा, तो ये कॉन्सेप्ट किसको बढ़ेगा? एक राष्ट्र और एक कानून के विचार को आगे बढ़ाता है और इससे क्या होगा? राष्ट्रीय एकता वृद्धि होगा। एक राष्ट्र, एक कानून के बिलीफ को आगे बढ़ेगा। सभी लोग एक ही जैसे होंगे, सभी लोग एक राष्ट्र की कल संकल्पना में बिलीव करेंगे, सभी लोग एक ही कानून से परिचालित होंगे, शासित होंगे।
तो वो एक राष्ट्र एक कानून की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगा, इससे राष्ट्रीय एक आगे बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट इसको बोला जाता है हम सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में, सपोर्ट में या उसके लाभ के सेंस में, इससे धर्मनिरपेक्षता बढ़ावा मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। सेक्युलरिज़्म को कैसे? भारत जो है एक तरह से सेक्युलर कंट्री है। भारत का अपना कोई रिलीजन नहीं है। हाँ, जितने भी रिलीजन है सबका एक तरह से सम्मान करता है, उसका संरक्षण करता है, ये संविधान में प्रोविज़न है। लेकिन भारत के एक राष्ट्र होने के नाते उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। तो भारत एक धार्मिक देश नहीं है, रिलीजियस कंट्री नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। अगर मान लीजिए धर्म से हट के हम कानून का प्रोविज़न करेंगे, अभी क्या है, हिंदू के लिए हिंदू कानून है, हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। अगर सबको समाप्त कर देते हैं और धर्म से ऊपर उठ के केवल जो सज़ा है, जो कानून है उसको बनाते हैं धर्म से ऊपर हट के, सभी लोगों के लिए एक समान कानून होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस, तो ये क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष होगा, यानी धर्म से इतर है। तो ये क्या होगा? सेकुलर, ठीक है ना? सेकुलर बिलीफ सेकुलर बिलीफ्स को बढ़ावा देता है, सेकुलर जो एक तरह से भावना है, उसको बढ़ावा देता है। ये यूसीसी का प्रावधान है। देख रहे हैं 2 पॉइंट्स है इसमें। एक तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, राष्ट्रीय एकता को कैसे? एक राष्ट्र, एक कानून होंगे सभी के लिए। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कैसे? क्योंकि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा, एक समान कानून होंगे, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर बिलीफ, सेकुलर जो एक तरह से भावना है, उसको बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट इसके बारे में यूसीसी के सपोर्ट में बोला जाता है, इससे जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय बढ़ावा मिलेगा और समानता भी बढ़ेगा। देखिए, जेंडर जस्टिस कैसे? क्योंकि अभी क्या है ना कि जो भी जितने भी रिलीजन है, जिसके उसके जो पर्सनल लॉज़ है, क्या वो काफ़ी भेदभाव है। महिलाओं को उतना अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी देखा जाए तो तलाक के ज़रिए ऐसा बोला जाता है कि मुस्लिम महिला जो है उनके अधिकार को एक तरह से सीमित किया गया है और इसीलिए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था शायरा बानो केस में, क्योंकि उसको ज़्यादा अधिकार थे, महिला को नहीं थे। इस तरह भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, वहाँ पर भी महिलाओं को संपत्ति में उतना अधिकार नहीं है जितना पुरुषों को लेकर है। इस तरह से भेदभाव दोनों जगह पर है। हर किसी पर्सनल लॉ में देखा जाए तो थोड़ा बहुत भेदभाव है महिलाओं के संबंध में देखा जाए। लेकिन अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सभी के लिए एक समान कानून होंगे। जो भी एक तरह से भेदभाव वाले जो प्रथा है डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट कानून में, वो समाप्त कर दिए जाएँगे। इससे क्या होगा कि महिला और पुरुष में एक तरह से भेदभाव समाप्त हो जाएगा और उससे क्या होगा, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा है कि महिला-पुरुष में एक तरह से भेदभाव समाप्त हो रहा है। सभी डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ है, सभी लोगों के लिए एक समान कानून लग रहा आ रहा है। इससे क्या होगा, समानता में वृद्धि होगी। यानी आर्टिकल 14 का जो एक तरह से प्रोविज़न है, राइट टू इक्वालिटी उसको बढ़ावा मिलेगा। आप समझ रहे हैं? जेंडर जस्टिस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि पुरुष और जो महिला है उसके बीच जो भेदभाव है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उसको समाप्त कर दिए जाएँगे। दूसरा, समानता कैसे बढ़ेगा? तो जो भी जितने भी रिलीजियस वो बिलीफ के लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक समान कानून होगा। एक समान कानून होगा यानी समानता बढ़ेगा। समानता बढ़ेगा तो आर्टिकल 14 के जो हिसाब से राइट टू इक्वालिटी है, उसको एक तरह से फुलफिल हो सकता है। ठीक है? अगला पॉइंट्स बताया जाता है कि अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, कानून प्रणाली का एक तरह से सरलीकरण होगा, उसका एक तरह से रैशनलाइज़ेशन होगा। सरलीकरण कैसे होगा? कि अभी क्या है, जितने भी रिलीजन हैं, सबके हिसाब से अलग-अलग कानून हैं। इतने डिफरेंट क जो एक तरह से कानून है, उसको रेगुलेट करना, उसको प्रतिबंधित करना काफ़ी एक तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोर्ट के लिए भी और जो पुलिस वगैरह उसके लिए भी। लेकिन अगर सभी रिलीजियस बिलीफ के लोगों के लिए अगर एक ही कानून होगा, सभी के लिए एक समान कानून होगा, तो उससे क्या होगा, कानून का एक तरह से सरलीकरण होगा और वो एक तरह से रैशनलाइज़ेशन भी बढ़ेगा क्योंकि उसमें भेदभाव वाले जो प्रावधान होंगे, जो भी एक तरह से डाइवर्सिटी को एक तरह से कम करता है, जो भी एक तरह से महिला और पुरुष के अधिकार को कम करता है, संबंध में देखें, जो भेदभाव करने वाले जो प्रोविज़न होंगे उसको हटाकर उसमें रैशनल जो कानून है उसको बढ़ावा मिलेगा। देख रहे हैं? कानून प्रणाली को एक तरह से सरलीकरण करेगा। इससे क्या होगा? रैशनल बनाएगा प्रोविज़न को। रैशनल प्रोविज़न को भी इसमें ऐड करेगा। अगला पॉइंट जो इस बोला जाता है फर्स्ट यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए या उसके सपोर्ट में क्या बोला जाता है कि पुरानी प्रथाओं का इसे आधुनिकीकरण होगा और सुधार होगा। सुधार कैसे होगा? तो जो भी व्यक्तिगत कानून है, उसमें क्या होता है ना कि महिलाओं के अधिकार, जो बच्चे के अधिकार है, संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, वो पुरानी प्रथाओं पर चल रहा है, उसी पर बेस्ड वो बना हुआ है। और चूँकि अभी समाज एक तरह से चेंज हो गया, काफ़ी एक तरह से आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ा है। सोशल मीडिया का एक तरह से कल्चर है। इसमें एक तरह से फेमिनिज़्म जो नारीवादी आंदोलन है, वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि नारी के अधिकार पुरुषों के अधिकार के बराबर डिमांड होता जाता है और होना भी चाहिए और संविधान इसका प्रोविज़न भी करता है।
जो पुराने कानून है, जो भेदभाव मूलक है, जो एक तरह से बाधा बनता है महिलाओं की प्रगति में, बच्चों की प्रगति में, तो ऐसे प्रोविज़न उसमें हटा दिए जाएँगे। तो उस कानून का क्या होगा? एक तरह से आधुनिकीकरण होगा, मॉडर्नाइज़ेशन होगा। अभी जो कानून बनेगा, तो उस कानून में हम क्या करेंगे? अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से उसमें मॉडर्नाइज़ेशन बनेंगे, उसमें एक तरह से जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें शामिल किया जा सकता है। और एक तरह से जो भी भेदभाव मूलक कानून होंगे, उसमें रिफ़ॉर्म होगा। देख रहे थे, ये कुछ पॉइंट्स है, जिसको आधार बनाकर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है। पहला क्या पॉइंट्स था? इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि जेंडर जस्टिस आगे बढ़ेगा, समानता की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था कि कानून का सरलीकरण होगा और उसमें रैशनलाइज़ेशन भी बढ़ेगा। चौथा पॉइंट क्या था कि जितने पुराने कानून हैं, जितनी पुरानी प्रथा है, उसको कम करके हम उसमें तो एक तरह से रिफ़ॉर्म की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाते हुए, तो कानून को आधुनिकीकरण की दिशा में ले सकते हैं। ये भेदभावमूलक जो प्रथा है, उसको कम कर सकते हैं और महिला और पुरुष में एक तरह से इक्वालिटी स्थापित हो सकती है। ये सारे प्रोविज़न इसी को आधार बनाकर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही जा रही है। क्या हुआ? जैसे एक तरह से विवाद आगे बढ़ा, जैसे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आता है और प्रधानमंत्री तो लगातार यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के सपोर्टर रहे हैं और बीजेपी ने तो इसको अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है और लगातार ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि तीसरे टर्म से पहले सरकार यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड बिल संसद में ला सकती है। इस तरह अब एक तरह से परिचर्चा में है। काफ़ी न्यूज़ चैनल वगैरह सब इस तरह से अंदर खाने से खबर चला रहा है कि हो सकता है बिल भी आ जाए। तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगा। क्या हुआ कि 27 जून को भोपाल की एक बैठक में प्रधानमंत्री ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में एक बयान दिया और बयान क्या था? बयान था कि एक ही परिवार में 2 लोगों के लिए अलग-अलग कानून या नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा? ठीक बात है। मोदी जी का बयान क्या है कि एक परिवार है, जैसे भारत एक परिवार है और उसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो सबके लिए अलग-अलग कानून कैसे होना चाहिए? अगर अलग-अलग कानून होगा तो उससे परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? मोदी जी का बयान जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में है। एक ही घर में 2 अलग-अलग कानून नहीं हो सकते और अगर होगा तो उसे घर कैसे यानी पूरा बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। एक ही कानून सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। ये तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में जो सपोर्ट जो पक्ष में जो बात कही जा रही है वो बातें थी। अब हम समझते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में जो डिबेट है, डिस्कशन है, पॉइंट्स है, जो विभिन्न पक्षकारों का पॉइंट्स है, वो क्या है उसको समझते हैं। अब देखिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में जो बात कही जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाएँगे तो वो जो डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ के लोग हैं, जो डिफरेंट व्यक्तिगत कानून है और प्रथाएँ हैं, उसमें कैसे एकरूपता स्थापित किया जाए। अलग-अलग धर्म के लोगों के लिए अलग-अलग कानून है। अगर कोई कानून अगर आप लाएँगे ही, एक समान कानून लाएँगे ही, कानून में क्या-क्या प्रोविज़न होनी चाहिए। अलग-अलग लोगों के लिए जो प्रोविज़न है, उसको कैसे आप एक समान बनाएँगे, किसी कॉमन पॉइंट पे कैसे पहुँचेंगे, इसको लेकर डाउट है, डिस्कशन है, एक तरह से कन्फ्यूज़न की स्थिति है। उसको कैसे सरलीकृत किया जाए। देख रहे हैं, पहला बाधा तो यही है, विविध विविध व्यक्तिगत कानून और प्रथाएँ एक्ज़िस्ट करती है और इसको एक समान कैसे बनाएँ, को लेकर क्या बातें होनी चाहिए, उस पर एक तरह से कॉमन ग्राउंड नहीं बन पा रहा है। ये सबसे बड़ा बाधा है। दूसरा बाधा है धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह का विरोध और उनका विरोध क्या है? उनका विरोध यही है कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजियस बिलीफ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, वो संविधान प्रदान करता है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से आप अपने धर्म को मानें, उसको आगे बढ़ाएँ, उसको प्रचारित करें। सारे राइट्स संविधान ने दे रखे हैं। लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड तो एक समान कानून की बात कहता है और उसमें धार्मिक छूट का जो एक तरह से प्रोविज़न है, धार्मिक अधिकारों का एक तरह से हनन करता है। तो ऐसा आरोप है धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों का। से उनका क्या होगा आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, का उल्लंघन होगा। अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, का ये डिमांड है। अगला पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 25 के अगेंस्ट में है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान प्रोवाइड करती है, का उल्लंघन करता है यूनिफॉर्म कोड। ये धार्मिक स्वतंत्रता तो प्रदान करता ही नहीं है, अपने धर्म से हट के एक कानून की बात करता है, इसलिए ये उसके अगेंस्ट में हो जाता है। इसका विरोध का पॉइंट यही है। धार्मिक और अल्पसंख्यक समुदाय उसका मांग अगला पॉइंट ये है कि जो बाधा बनता है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी।
देखिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारों के लेवल पर प्रयास करनी। सरकार सहमति बनाए इस संदर्भ में जितने प्रयास होंगे, जितने भी डिबेट होंगे, डिस्कशन होंगे, सभी लोगों से राय-शुमारी की जाएगा, तभी एक कॉमन पॉइंट पर हम तभी हम आम सहमति बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए डिबेट एंड डिस्कशन को शुरुआत तो करना होगा। राजनीतिक पॉलिटिकल विल तो दिखाना होगा। सबसे पहली बात तो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति उस लेवल पर जाकर दिखाना होगा, चाहे जितना भी प्रतिरोध हो जाए, लोगों को समझाना है, उसकी राय लेना है, समझना है और फिर एक कॉमन पॉइंट पे पहुँचना है। अगला क्या आम सहमति का भी अभाव है। देख रहे हैं? आम सहमति जब तक नहीं बनेगा, तब तक आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कैसे लाएँगे? अलग-अलग लोगों का बिलीफ है, जब तक उनको समझाएँगे नहीं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने से क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या एक तरह से देश हित में कैसे-कैसे हो सकता है, समझाना पड़ेगा, राय-शुमारी की जाएगी। फिर उसके बाद जो उनकी है, उनको भी तो एड्रेस करना है कि उनका जो डिमांड है, उनको भी समझना है। आम सहमति बनाना बहुत बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो अगला पॉइंट वही है। नेक्स्ट क्या है? इसमें व्यावहारिक कठिनाई यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं और व्यावहारिक कठिनाइयाँ क्या है? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू करने में व्यक्तिगत कानूनों और प्रथाओं, तो एक तरह से पर्सनल लॉज़ है, सिविल मामला है, को लेकर कैसे मसौदा जो ड्राफ्ट है वो कैसे तैयार किया जाए, को लेकर फिर कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, कोडिफ़ाई कैसे किया जाए, फिर उसको तर्कसंगत बनाने कैसे प्रयास किए जाएँ। वगैरह काफ़ी डिबेट है। जो भी रिलीजियस कानून है, जो भी पर्सनल लॉज़ है, जो भी डिफरेंट प्रथा एक्जिस्ट करता है पूरे भारत में, सभी को कैसे कोडिफ़ाई किया जाए और एक कॉमन पॉइंट पे कैसे पहुँचे। वैसे जो भी अच्छी-अच्छी बातें कैसे निकाले, कैसे एक पॉइंट पर जाके पहुँचा जा सकता है, कैसे आम सहमति बना जाए, कैसे उसको कोडिफ़ाई किया जाए, कैसे उसको एक तरह से सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, अलग-अलग पर्सनल लॉज़ में, वो काफ़ी डिबेट का इश्यू हो जाता है। वो सबसे बड़ी बाधा इसमें बन रहा है। ये कुछ पॉइंट्स थे ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके आधार पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है। तो ये तो अगेंस्ट पॉइंट था। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर क्या है? उनका क्या एक तरह से मत है? सुप्रीम कोर्ट क्या इससे अपेक्षा करता है और उसका क्या नज़रिया है? सुप्रीम कोर्ट का क्या सुझाव? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड 3 कानून हैं। पहला कानून क्या है? शाहबानो का मामला है। 1985 से रिलेटेड है। 1985 में शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला इसमें दिया। फैसला क्या दिया? कि सुप्रीम कोर्ट ने इद्दत जो मुस्लिम प्रोविज़न में चला, इद्दत की अवधि के बाद भी अपनी पति भरण-पोषण का दावा करने के मुस्लिम महिला के अधिकार का बरकरार रखा। शाहबानो मामलों में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो महिला थी, जब उनके अपने पति से तलाक हो जाता, तो भरण-पोषण को पूरा करने के लिए वहाँ पर उसके अधिकार को संरक्षित प्रदान किया था और सरकार से एक तरह से वादा किया था, सरकार को संदेश दिया था, निर्देश दिया था, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और इसमें शाहबानो केस में तो स्पष्ट कहा था, सरकार ने 1949 के बाद से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को एक तरह से डेड लेटर वो मृत अवस्था में चला गया है, मृत पत्र के समान यूनिफ़ॉर्म हो गया है। काफ़ी नाराज़गी जताया था कि आप विभिन्न पर्सनल लॉज़ में जो भी भेदभावमूलक कानून है उसको खत्म करिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की ओर आगे बढ़िए। तो एक तरह से रैशनल लॉज़ वगैरह उसको शामिल करिए। काफ़ी सख्त टिप्पणी थी इसमें। लेकिन इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार था? कि इसने विचारधाराओं पर आधारित देख रहे हैं डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ पर आधारित जो विरोधाभास है, एक तरह से भेदभावमूलक कानून है, विरोधाभासों को दूर करने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। देख रहे हैं शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला जितने भी डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ है उसमें जो विरोधाभास है जो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको भेदभावमूलक जो कानून है उसको समाप्त कर दिया जाए और यूसी की आवश्यकता पर एक तरह से आगे बढ़े यूसी की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अगला मामला है सरला मुदगुल ये 1995 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था इसमें इस बात पर जोर दिया यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण और द्विविवाह विवाह जो एक तरह से दूसरा विवाह होता उसको रोकेगा। क्या हुआ था सरला मुदगिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था जो हिंदू पति थी, तो सरला मुदगल का जो हिंदू हस्बैंड था एक तरह से, उसने धार्मिक धर्मांतरण करके शादी कर लिया था और पहली वाइफ को रहने के बाद वो शादी कर लिया क्योंकि मुस्लिम में ऐसा प्रोविज़न है कि आप 4 शादी कर सकते हैं, 4 शादी अलाउ है। तो पहले पत्नी को तलाक दिए बगैर उसने दूसरा शादी किया, धर्मांतरण करते हुए। कोर्ट ने इस पे सख्त टिप्पणी कहा कि कोई हिंदू पति अपनी पहली शादी खत्म किए बिना इस्लाम धर्म अपनाकर शादी नहीं कर सकता। देख रहे हैं? अपनी पहली शादी को खत्म किए बिना, उसको तलाक लिए बिना अब दूसरा शादी करने जा रहे हैं और उसके लिए क्या आप धर्मांतरण का सहारा ले रहे हैं। एक तरह से काफ़ी भेदभावमूलक कानून हो गया ना, इसी चीज़ को खत्म करने की बात कही जाए की तरफ से निर्देश आया। अगला मामला था शायरो बानो मामला, ये 2017 का केस है, रिसेंट केस है। इसमें महत्वपूर्ण मामला था, इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को एक तरह से असंवैधानिक बताया था और बैन लगाया था और निर्देश दिया था संसद मुस्लिम विवाह
और तलाक को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाए। देख रहे हैं? मुस्लिम विवाह और का तलाक जो भी एक तरह से प्रोविज़न है उसको रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाए। तो तलाक बिल भी लाया था सुप्रीम कोर्ट, वो पास भी हो गया। और इसी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर आम सहमति बने, उसके परामर्श प्रक्रिया में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। जितना आगे बढ़ेगा उतना देश के लिए हितकारी होगा और न्यायालय के लिए तो हितकारी होगा। देखिए, अब हमने सुप्रीम कोर्ट के विचार को समझ लिया, अब हम थोड़ा-सा इसमें लॉ कमीशन के विचार को देखते हैं। लॉ कमीशन का क्या पक्ष है इस पर? देखिए, सुप्रीम क भा भारत सरकार ने क्या किया था, 2018 में 21वां वित्त आयोग गठन किया और 21वां वित्त आयोग ने एक तरह से परामर्श पत्र जारी किया था, विभिन्न लोगों से एक तरह से राय विचार किया था। उसने पाया था, क्या पाया था? अभी जो प्रोविज़न है, अभी जो प्रावधान किया गया है देश में, को लेकर देखा जाए तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर एक तरह से इंडेफ़िनिट है, कोई डेटा नहीं, कोई रिपोर्ट्स नहीं है। क्या इफ़ेक्ट्स होगा, कैसे लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, उसको लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं, कोई डेटा नहीं है। एक तरह से इसके प्रभाव क्या होंगे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का, वो भी एक तरह से डिफ़ाइंड नहीं है, वो कोई स्टडी नहीं है। और इसलिए इसने रिकमेंड किया था, इस स्तर पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ना तो नेसेसरी है, ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। ना ही बहुत ज़रूरी है और वांछनीय नहीं या ना ही आवश्यक है। क्योंकि अभी जो प्रोविज़न है ना, उस संदर्भ में उसको लाना एक तरह से काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकता है और क्या प्रभाव होगा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का वर्तमान प्रोविज़न के हिसाब से पूरे देश में, वो भी एक तरह से अप्रयुक्त है, वो भी डिफ़ाइंड नहीं है। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ एक सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था? सुझाव ये दिया था कि जितने भी रिलीजियस एक तरह से पर्सनल लॉ है डिफरेंट रिलीजन का, उस पर्सनल लॉ में जो भी एक तरह से भेदभाव मूलक कानून है ना, कानून को खत्म कर दिया जाए और एक समान लाया जाए। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भेदभावमूलक कानून है, महिला और पुरुषों में कैसे भेदभाव होता है, तो जो कानून भेदभाव करता है, जो प्रोविज़न भेदभाव करता है उसको हटा दिया जाए। वहाँ प्रोग्रेसिव चीज़ ऐड किया जाए। इसी तरह हिंदू पर्सनल लॉ में कोई भेदभावमूलक प्रोविज़न है उसको हटा के वहाँ पर चीज़ों को ऐड किया जाए। हर पर्सनल लॉ में जो भी एक तरह से भेदभावमूलक वाला जितने प्रोविज़न है सबको हटा के एक समानता लाया जाए हर पर्सनल लॉ में। फिर उसके बाद हम यूनिफ़ॉर्म कोड की ओर आगे बढ़ें। तो इसका बहुत प्रोग्रेसिव सुझाव था कि अभी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाना एक तरह से आवश्यक भी नहीं है, वांछनीय भी नहीं, हम ला भी नहीं सकते अभी। तो बेहतर यही है कि डिफरेंट पर्सनल लॉ में जो कानून जो भेदभाव करता है, जो प्रोविज़न एक तरह से महिला-पुरुष में भेद करता है, बच्चों के अधिकार को सीमित करता है, ऐसे प्रोविज़न को अभी हटा दीजिए। करे कि हर पर्सनल लॉ में प्रोग्रेसिव चीज़ों को ऐड किया जाए। देखिए, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि संविधान सभा पर जो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर, उसमें विभिन्न पक्षों का क्या एक तरह से राय था, विचार था। देखिए, जब मौलिक अधिकारों की जो समिति जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, उन्होंने रीड किया और आम सहमति चूँकि इस पर बन नहीं पाया था, इसलिए डीपीएसपी में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को डाला गया था। और इनका क्या स्टेटमेंट था, निर्णय क्या लिया? यूसीसी हासिल करना मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं था, नहीं आता। ठीक है? जो मौलिक अधिकार पर उप समिति था क्योंकि बात है आम सहमति बन ही नहीं पाया था। कुछ लोग अगेंस्ट में थे, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। फिर इसको डीपीएसपी में डाल दिया और इसके लिए कमिटी की तरफ से मैसेज आया कि ये मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता। एक ये सदस्य थे, बंगाल के सदस्य थे नजरुद्दीन अहमद। नजरुद्दीन अहमद ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का विरोध किया और उनका पॉइंट्स क्या था? उनका पॉइंट्स था ये कि अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, उसका विरोध है, उसके रास्ते में एक तरह से बाधा है। इन्होंने इसको अगेंस्ट किया था। ठीक है? के. मुंशी जो महत्वपूर्ण नेता थे और संविधान सभा में बैठक में काफ़ी परिचय बढ़-चढ़ के परिचर्चा भी शामिल हुए थे। उन्होंने क्या किया था कि देश की एकता और महिलाओं के लिए समानता बढ़ाने के लिए का सपोर्ट किया था, यूसीसी का समर्थन किया था। उनका मानना था कि इससे देश में एकता बढ़ेगा और लैंगिक समानता एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान का निर्माता माना जाता है, उन्होंने ही ड्राफ्ट कमिटी को चेयर किया था। तो देखते हैं उनका क्या विचार था। देखिए, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर भी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड किए। यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं? लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और प्रचलित सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में के महत्व पर जोर डॉक्टर अम्बेडकर ने यूसीसी के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि इससे सामाजिक बुराई खत्म होगा, लैंगिक समानता स्थापित होगा। और उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, क्या बोला? धर्म को इतना भी आगे मत बढ़ने दीजिए कि वो विस्तृत क्षेत्राधिकारों का एक तरह से हनन करे। तो जीवन को देख रहे हैं एक तरह से कवर करे, विधायिका को काम करने में बाधा बने। धर्म को इतना भी बढ़ावा मत दीजिए। मतलब रिलीजन जो सुप्रीम लॉ है, जो संविधान है, उससे परे नहीं है। संविधान सबसे बड़ा है, रिलीजन उसका एक पार्ट होना चाहिए। ना कि रिलीजन सबसे बड़ा होना चाहिए और संविधान ही छोटा हो जाना चाहिए।
डॉक्टर अम्बेडकर काफ़ी प्रोग्रेसिव आदमी माने, इसलिए उन्होंने यूपी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट किया था। बोला था कि किसी भी रिलीजन को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि वो आपके क्षेत्राधिकार में प्रवेश करे, विधायिका के काम में बाधा बने, कानून में भेदभाव पैदा करे। अलादी एक सज्जन थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने भी यूसीसी का समर्थन किया था उसका। अब हम थोड़ा देखते हैं नेहरूवादी दृष्टिकोण। नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण था? देखिए, जो भी प्रोग्रेसिव आदमी होगा वही इस बात को आसानी से समझ पा रहा होगा कि रिलीजन जो है एक तरह से जो रिलीजन बेसिस पर कोई भी कानून बनेगा तो कुछ तो पैदा करेगा ही। अगर संविधान को बेस बनाएँगे तो संविधान में जो मोरालिटी है, एक तरह से नेचुरल जस्टिस है, उसको बेस बना के कानून बनेगा। थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव एलिमेंट उसमें ऐड होगा। तो नेहरू जी तो प्रोग्रेसिव आदमी थे, तो उन्होंने इस यूसीसी का सपोर्ट किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत कल्पना के लिए, को राष्ट्र निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में का मानना था कि यूसीसी धर्म के आधार पर विभाजन को खत्म करने और नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने करेगा। देख रहे काफ़ी प्रोग्रेसिव विचार है इनका। कि आधुनिक और प्रगतिशील भारत के निर्माण में यूसीसी पहलू है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दूसरा क्या है कि धर्म के आधार पर जो विभाजन है और लैंगिक समानता को स्थापित करने में यूसीसी एक महत्वपूर्ण, ये तो नेहरू जी का दृष्टिकोण, नेहरूवादी दृष्टिकोण। देख रहे हैं? लेकिन हुआ क्या? संविधान सभा में जितने भी डिबेट एंड डिस्कशन हुए उसमें पर आम सहमति और आम सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल ना करते हुए तो डीपीएसपी में रखा गया। और आने वाले सरकारों को एक तरह से निर्देश दिया, जैसा आवश्यकता होगा, जैसा सामान्य परिस्थिति होगा, उसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून है, बना के लागू किया जाए। इसीलिए कि आम सहमति नहीं बन पाया, इसलिए नागरिक संहिता जो भी प्रोविज़न है, जो पर्सनल लॉ है, सिविल लॉ से रिलेटेड जो भी मामले हैं, वो संघ सूची में शामिल नहीं किया गया। संघ सूची में शामिल न करके पर्सनल लॉ के रिलेटेड जो भी प्रोविज़न थे, उसके समवर्ती सूची में शामिल किया। ठीक है? ठीक है ना? यदि संविधान निर्माताओं का इरादा समान नागरिक संहिता का होता, उन्हें इस विषय को संघ सूची में शामिल करके व्यक्तिगत कानून को संबंध में संसद को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया होता है। ये बात है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर सहमति बनती, संघ सूची में शामिल करता और केंद्र सरकार को उसमें पूरा कंट्रोल देता पर्सनल लॉ से रिलेटेड मामलों में। लेकिन आम सहमति नहीं बन पाया है, इसलिए पर्सनल लॉ को समवर्ती सूची में डाला है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है और इसलिए उत्तराखंड की सरकार इससे रिलेटेड कर रही है। इसलिए क्योंकि वो समवर्ती सूची। अब हम देखते हैं कि वर्तमान भारत राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्या-क्या, कहाँ-कहाँ लागू है। आपको पता है कि सबसे पहले गोवा ऐसा पहला स्टेट है, जहाँ पर 1961 में जब पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ, तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वहाँ पर लागू है। हुआ क्या 1867 ईस्वी में पुर्तगाली शासन वहाँ स्थापित होता है और पुर्तगाली शासन जैसे ही वहाँ स्थापित होता है, वहाँ पर नेपोलियन कोड वहाँ पर लागू हो जाता है। नेपोलियन कोड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लागू हो जाता है। तब से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविज़न है। लेकिन जब 1961 में पुर्तगाली शासन आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत लंबे समय से वहाँ पर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समाप्त नहीं होता बल्कि उसका और एक्सटेंशन होता है और प्रोग्रेसिव पार्ट से आगे बढ़ता है और वो अब तक लागू है। ठीक है? अभी हमने देखा उत्तराखंड उत्तराखंड के विधानसभा में इस के ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के विधेयक के ड्राफ्ट को प्रोजेक्ट किया गया, वहाँ पर पेश किया गया है। इस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर बाद में इसको पारित भी। और इसी तरह ओडिशा में और बंगाल में भी इस तरह की बात उठ रही है, लाने की बात कही जा रही है। ठीक गुजरात में भी बात उठ रही है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ जो एलिमेंट्स वगैरह है यूनिफॉर्म के पक्ष में, सपोर्ट में लगातार बातें उठा रहा है। भारत सरकार ने भी इसमें मंशा ज़ाहिर किया था। मोदी जी का तो बयान हमने देखा ही कि एक घर में 2 कानून नहीं होते, घर नहीं चल पाएगा। सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि आम सहमति ये थे, भारतीय राज्यों में क्या प्रोविज़न है उसको लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या सुझाव होना चाहिए? क्या आगे का रास्ता हो सकता है? क्या प्रोविज़न हो सकता है? क्या तरह से सलाह-मशविरा हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ना है, आपको पहले राष्ट्रीय एकता और एकरूपता के अंतर को समझना होगा। देखिए, राष्ट्रीय एकता तब स्थापित होगा, जब सभी लोग एक दृष्टिकोण से परिचालित होंगे। और अभी क्या है, भारत क्या एक तरह से डाइवर्स कल्चर है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। लेकिन इतने सारे कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता है, क्योंकि राष्ट्र को लेकर काफ़ी सम्मान है। एकता एक अलग विषय हो गया, लेकिन एकरूपता स्थापित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकरूपता स्थापित होगा
अगर सभी लोगों के लिए एक ही कानून होगा तो उससे वो एकरूपता स्थापित होगा और एकरूपता स्थापित होगा तो डाइवर्सिटी जो भारत है, जो डाइवर्स मल्टी सोसाइटी कल्चर है, वो खंडित हो जाएगा। तो एकता और एकरूपता के अंतर को समझना पड़ेगा और किस मंशा से हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, उसको भी देखना होगा। अगर आप यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मंशा एकता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, तो बहुत प्रोग्रेसिव बात हो गई, काफ़ी अच्छा सोच है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकरूपता, होमोजेनियस सोसाइटी बन जाए, डाइवर्सिटी को खत्म कर दे, सभी एक जैसा सोचे, सभी एक जैसे एक रिलीजन को माने, ये तो बहुत मुश्किल वाला बात हो गया, काफ़ी एक तरह से डिग्रेडेड वाला बात हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। इसलिए एकरूपता नहीं बल्कि एकता के मद्देनज़र रहते हुए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ा जाए। अगला क्या है, जब भी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाना है तो उसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करें, से विचार-विमर्श करें और फिर उसके बाद कॉमन ग्राउंड जो कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, को लेकर आम सहमति तभी इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है? अगला है कि जब भी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़े, उससे रिलेटेड प्रोविज़न लाए, जेंडर सेंसिटाइज़ेशन जो प्रोविज़न है, जो दृष्टिकोण अप्रोच हो, उसको ज़रूर शामिल करें। और लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण के तहत क्या है, इसमें जो मेल है और फीमेल है, मेल और फीमेल के बीच जो डिफरेंसेज़ है ना, कम करें, डिफरेंस को कम करें। तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है, जो भेदभाव मूलक प्रोविज़न है, सबको कम कर दिया जाए। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय दृष्टिकोण को अपनाना। अब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पूरे राष्ट्र के लेवल पर लागू करना होगा, तभी राष्ट्रों के लिए एक तरह से कानून बने। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट जनजाति लोग हैं, जो भी एक तरह से अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, को भी समायोजित कैसे कर सकते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ को भी कैसे हम तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे नागालैंड में अलग कल्चर है, वहाँ पर एक तरह से अलग सोसाइटी है, वहाँ पर अलग रिलीजियस बिलीफ है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में सपिंड विवाह से रिलेटेड प्रोविज़न बताए थे और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ही देख लें तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, शॉपिंग विवाह एक तरह से वर्जित है। लेकिन साउथ इंडिया में चले जाएँगे तो वहाँ पर शॉपिंग विवाह वहाँ पर धूम-धाम से माना जाता है, वहाँ पर पवित्र माना जाता है। लेकिन अगर एक कानून लाएँगे, आप सभी लोगों के लिए एक ही कानून होगा, आप इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे कि नॉर्थ इंडिया में शॉपिंग विवाह नहीं है और साउथ इंडिया में शॉपिंग विवाह एक तरह से वैध है, लीगल है, वहाँ पर एक तरह से शुभ माना जाता है। इस संबंध में कॉमन पॉइंट्स क्या होना चाहिए? इसके लिए ऑल इंडिया अप्रोच होना चाहिए, अखिल भारतीय दृष्टिकोण से इसमें सम्मान देना चाहिए, अपनाना चाहिए और सभी लोगों की इश्यू एड्रेस करना चाहिए। आगे है कि हमको विधि आयोग के सुझाव को उसको मान सकते हो। और नीति आयोग ने क्या सुझाव दिया था? कि अभी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लाना आवश्यक नहीं है, वांछनीय भी नहीं है। है? लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था, जितने भी डिफरेंट पर्सनल लॉज़ है, उसमें जो भेदभावमूलक जो प्रोविज़न है ना, उसको कम कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसमें एलिमेंट्स को डालें, ताकि अलग-अलग पर्सनल लॉ में अलग-अलग जो भेदभावमूलक कानून है, वो खुद ही खत्म हो जाए और अलग-अलग लोग जो महिला और जो भेदभाव होता है, डिफरेंट रिलीजन पर्सनल लॉ में खत्म हो जाएगा, तो वहाँ प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स आ जाएँगे। फिर धीरे-धीरे एक समानता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। संबंध में अम्बेडकर के विचार को भी हम अपना सकते हैं और अम्बेडकर के विचार क्या थे? हम सिविल कोड सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में एक तरह से प्रोग्रेसिव कदम है और अम्बेडकर और जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे थे, सबका एक ही डिमांड था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हम नहीं ला पा रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि जो डिफरेंट पर्सनल इशूज में पर्सनल जो सिविल लॉज है, उसमें जो भेदभावमूलक जो तरह से प्रोविज़न है, जो एक तरह से भेदभाव को बढ़ावा देता है, वो कम करिए, उसको हटाइए, उसमें प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स को डालिए और लगातार उसको अपडेट करते मॉडर्नाइज़ करते रहिए, जो एक तरह से परिस्थिति बन रही है, उस हिसाब से उसको अपडेट करते रहिए। ये तो अम्बेडकर के सुझाव थे और यही सुझाव विधि आयोग का भी सुझाव था। तो इन सुझावों को अपना करके हम एक आम सहमति देखिए, समान नागरिक संहिता जो एक तरह से काफ़ी डिबेटेबल इश्यू है और भारत एक तरह से मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बहुत डाइवर्स कंट्री है। इसमें एक तरह से आम सहमति बनाने के लिए लगातार डिबेट डिस्कशन को बढ़ावा देना चाहिए। डिबेट डिस्कशन का सबसे उपयुक्त मंच क्या हो सकता है? संसद हो सकता है। संसद का सहारा लीजिए, लोगों से परामर्श वगैरह करिए और सरकार ने इसी दिशा में क्या किया था, 22 में विधि आयोग का गठन कर दिया था और उसको परामर्श प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से निर्देश भी जारी कर दिया है। अब देखते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं मैंने सारा इश्यूज़ में समझा दिया, सभी पक्ष-विपक्ष को समझा दिया, सुझाव भी दे दिया। अब जैसे आगे बढ़ेगा प्रक्रिया, कोई अपडेट होगा उसको भी बताऊँगा। तब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों का यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर क्या विचार है? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दर्शक क्या बताएगी उसी हिसाब से बात आगे बढ़ेगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।